नमस्ते। वेलकम टू सुमन टीवी। मैं हूं अनुषा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के बारे में पीड़ित हो रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राजश्री जी है। डॉक्टर से बात कर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। डॉक्टर जी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आने के क्या कारण है? तो कॉन्स्टिपेशन आपने जैसे बताया, बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है एंड ये ज़्यादातर हमको बुढ़ापे में दिखता है। और आजकल तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बहुत ही जवान लोग भी कॉन्स्टिपेशन से बहुत प्रॉब्लम में हैं उससे। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण ऐसे है कि आपके आहार में ईज़िली जो डाइजेस्ट हो सकते हैं ना, ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड्स जिसको बोलते हैं, वैसा आहार नहीं है। ओके। और आपका जो खाना है ज़्यादातर मैदे का बना हुआ है, क्योंकि आप बाहर का ज़्यादा खाते हो, ओके। या फिर मसालेदार ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली जो खाना खाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं, जो हमारे पचन शक्ति में, हमारे जरण करने में, डाइजेशन में हेल्प करता है, वैसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है ऐसा आहार। और डाइजेशन नहीं ठीक से होने की वजह से आपका जो मल है वो प्रवर्तन नहीं हो पाता, वो नीचे जा नहीं पाता है, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, इस कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के कैसी बीमारियां हो सकती है डॉक्टर जी? तो कॉन्स्टिपेशन अगर शुरुआत में ही इसको ठीक नहीं किया जाए तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। यही नहीं, कॉन्स्टिपेशन से सिंपल कैसे शुरू होता है कि एसिडिटी हो जाती है। तो अगर कोई एसिडिटी से बहुत ही पीड़ित है तो उनको सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि ओके। कॉन्स्टिपेशन है क्या, हम्म। क्योंकि एक ही ट्यूब है सारा हम्म। ही। और अगर हमारा मोशन रिलीज नहीं हो रहा है, मल रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है। तो इस वजह से रीगर्जिटेशन होता है, एसिड ओके। रिफ्लक्स होता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, फिर इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कॉन्स्टिपेशन में कि इवन अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन हो या नहीं, हाँ। हाँ, हर इंडिविजुअल को अपने आहार में जो फाइबर की मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। ओके। तो आप जो भी फाइबर कार्बोहाइड्रेट इंटेक ले रहे फूड हो, शुड बी रिच। हायर, ओके। यस। सो फाइबर रिच फूड्स खाने हाँ। की वजह से आपके आहार का जो डाइजेशन है वो सही होता है, और उसका जो प्रवर्तन है, मल प्रवर्तन जो हम बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता है, और जो आपका मोशन है वो भी प्रॉपर पास हो जाता है। अच्छा। तो आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है, जैसे कि आप अगर रोटी ले रहे हो तो आपकी रोटी होल व्हीट से बननी चाहिए या होल ग्रेन्स से बननी चाहिए। आप अगर चावल, क्योंकि इससे धान, ज्यादा फाइबर रहते हैं ना। इससे ही ज़्यादा फाइबर मिल जाता है, सही। तो आप अगर चावल ज़्यादा लेते हो तो आपका ब्राउन राइस होना चाहिए या सिंगल पॉलिश्ड राइस होना चाहिए। अगर ऐसा आहार आप लेते हो तो डेफिनिटली आपको कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो जाएगा, और फ्लूइड इनटेक भी होना चाहिए आपके खाने में। तो आप अगर आपकी सब्जी करीज जो बनेंगी उसमें भी वाटरी होना चाहिए, तरल सब्जी होनी चाहिए। और आप जो फ्रूट्स लेते हो वो भी इंटैक्ट फ्रूट खाना चाहिए, ना कि कोई जूस ले रहे हो या व्हाइट शुगर एडेड बाहर का जूस ले रहे हो या पैक्ड जूस ले रहे हो, ऐसे में आपको पोषण नहीं मिलेगा। तो आप इंटैक्ट फ्रूट खाओगे तो भी आपको फाइबर जाएगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। इसी तरह पानी की मात्रा, जब प्यास लगती है तो प्रॉपर पानी की मात्रा लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या-क्या चेंजेस करना पड़ेगा? तो लाइफ़स्टाइल में अभी जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ये टाइम नहीं रहता है, मतलब समय ऐसे नहीं रहता है कि उठकर थोड़ा चले खाने के बाद। तो जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ है, उसमें एक बुक है सुश्रुत। तो सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत जी ने उसमें लिखा है कि आपके खाने के बाद, एवरी मील, आपके ब्रेकफ़ास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद, जो भी हो आपका मील, आपके खाने के बाद आप उठकर एक 100 स्टेप्स चलोगे। ओके, इसको बोलते हैं शतपावली। तो आप एक 100 स्टेप्स चलोगे, फिर उसके बाद आप आपका काम शुरू करोगे। ओके। तो आपका जो भी कॉल्स है या जो भी चीज़ें आपको बैठकर नहीं करना है, वैसे चीज़ें आप आपके मील के बाद अगर प्लान कर लोगे और वॉक करते हुए अगर वो काम कर लोगे,
तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और walking- आपका वॉक भी walking- हो जाएगा। हम्म, और ये फास्ट पेस वॉक होने की जरूरत है नहीं, हम्म, आप धीरे से चल सकते हो, मतलब मॉडरेट पेस वॉक कर सकते हो, हम्म। वो उससे भी बहुत ही आपका डाइजेशन बेनिफिट हो जाएगा। डॉक्टर जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दो टिप्स बताइए। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप एक चीज कर सकते हो, आपके रात के खाने के बाद या सोने से पहले, ओके। तो आपके डिनर के 2 घंटे बाद, ओके, तो आपके डिनर के 2 घंटे बाद या तो आप गर्म पानी ले सकते हो, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। इस पानी में कुछ ऐड करना हाँ, चाहिए अगर क्या आपको नहीं है? एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसमें अदरक डाल सकते हो। ओके। अदरक डालकर उबालकर थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हो। अगर एसिडिटी भी हो रही है आपको, तो सिर्फ गुनगुना पानी लोगे तो भी चलेगा। और अगर मिल्क से, दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ऐसे कुछ होता है, तो दूध कंप्लीटली अवॉइड करके टी कॉफी भी आपको अवॉइड करना जरूरी हो जाता है। तो कोई हर्बल टीज ले सकते हो उसमें। तो ऐसे केस में आपको इसबगोल जो मिलता है मार्केट में, वो बहुत ही हेल्प करता है। इसबगोल, तो इसबगोल सिलियम हस्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसबगोल थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर आप अगर सोने से पहले ले लो, तो उससे भी आपका अगले दिन का कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। बट ये सारी टिप्स में अगर एक दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये रिलीव करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका कोई तो कारण होगा जिसको डायग्नोज करना जरूरी है, रूट कॉज निकालने के लिए। यस, चेक करने के लिए कोई तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए बहुत अच्छी दवाई मिल जाती है आयुर्वेद में। बहुत सारी दवाई है, रूट कॉज के हिसाब से हम प्लान करके देते हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे उसके लिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर जी, इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच।